हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि तटस्थ वक्र विश्लेषण। इसमें सुनिए, अभी तक हमने इस बात का अध्ययन किया है कि उपभोक्ता निश्चित आय पर निश्चित कीमतों के होते हुए किस प्रकार संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है, किंतु यदि उपभोक्ता की आय अथवा वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो साम्य बिंदु बदल जाएगा। उपभोक्ता के संतुलन में कैसा परिवर्तन होगा, इस पर हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है इनकम इफेक्ट यानी कि आय प्रभाव। उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होने पर जबकि उपभोग की जा रही दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं, उपभोक्ता की मांग में जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसके तटस्थ मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कीमत रेखा बदल जाती है। नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानांतर रहती है, क्योंकि एक्स और वाई कीमतों के यथास्थिर रहने के कारण उनका कीमत अनुपात भी समान रहता है और कीमत रेखा का ढाल नहीं बदलता। अतः आय बढ़ने पर नई कीमत रेखा ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्पर्श रेखा बनाएगी। अतः साम्य बिंदु भी ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थापित हो जाएगा। आय में वृद्धि से उपभोक्ता के संतोष का स्तर भी बढ़ जाएगा। यदि आय में कमी होती है तो कीमत रेखा बाईं ओर खिसकती है। साम्य बिंदु नीचे तटस्थ वक्र पर स्थापित होता है तथा संतोष का स्तर घट जाता है। अब आता है कीमत प्रभाव यानी कि प्राइस इफेक्ट। नंबर 2 तो सुनिए, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और आय स्तर स्थिर रहते हैं, उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। अब यदि यह मान लिया जाए कि उपभोक्ता को दो वस्तुएं एक्स तथा वाई का उपभोग करना है और वस्तु वाई की कीमत स्थिर रहती है तथा वस्तु एक्स की कीमत पहले से कम हो जाती है, तो उपभोक्ता उतनी ही आय से वस्तु एक्स की अधिक इकाइयाँ क्रय कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की कीमत रेखा दाईं ओर हटेगी और ऊंचे तटस्थ वक्र को स्पर्श करेगी। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित होने के कारण संतोष का स्तर बढ़ जाएगा। अब आता है नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव उस समय कार्यशील होता है जब दोनों ही वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि उपभोक्ता पहले की अपेक्षा न अच्छी स्थिति में होता है और न खराब स्थिति में, तथा उसके संतोष का स्तर भी पूर्ववत बना रहता है। उपभोक्ता को बदली हुई कीमतों पर अपनी खरीद को इस प्रकार सुव्यवस्थित करना पड़ता है कि अपेक्षाकृत महंगी वस्तु को कम मात्रा में खरीदा जाता है तथा सस्ती वस्तु को ज़्यादा मात्रा में क्रय किया जाता है। उपभोग के इस पुनर्समायोजन में कुल मिलाकर उपभोक्ता को न तो लाभ होता है और न हानि, बल्कि संतुष्टि का स्तर यथावत रहता है। इस प्रकार उपभोक्ता कीमतों के सापेक्षिक परिवर्तन के कारण जब एक ही तटस्थ वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर जाता है तो इसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। संक्षेप में प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1 दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। 2 है
एक वस्तु सापेक्षता महंगी और दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है। नंबर 3 है एक वस्तु के सस्ते होने पर का प्रभाव दूसरी वस्तु के महंगी होने के प्रभाव से पूर्णतया समाप्त हो जाता है। नंबर 4 है उपभोक्ता का कुल संतोष पूर्ववत रहता है, अर्थात पुराने तटस्थता वक्र पर ही बना रहता है। 5 है उपभोक्ता की आय पूर्ववत बनी रहती है। नंबर प्रतिस्थापन प्रभाव यानी कि हिग्स का दृष्टिकोण, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिग्सियम व्यू पॉइंट। हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव में वस्तु की केवल सापेक्ष कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग पर प्रभाव जानने के लिए उसकी मौद्रिक आय में उतनी मात्रा में परिवर्तन किया जाता है जिससे उसकी संतुष्टि पूर्व स्तर पर स्थिर रहे। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता के पास मुद्रा आय इतनी घटा दी जाती है जिससे कि वह उस तटस्थता वक्र पर ही रहे जिस पर कि वह कीमत घटने से पहले था। इस प्रकार हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही तटस्थता वक्र पर क्रियाशील होता है। मुद्रा आय की उस मात्रा को जिसके घटाने पर उपभोक्ता समान संतुष्टि के स्तर पर रखा जाता है को आय में क्षतिपूरक परिवर्तन कहते हैं। सरल शब्दों में आय में क्षतिपूरक परिवर्तन से आशय यह है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कितना परिवर्तन किया जाए ताकि सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तन के आय प्रभाव को समाप्त किया जा सके। संक्षेप में हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता एक ही उदासीनता वक्र पर एक संयोग बिंदु से दूसरे संयोग बिंदु पर स्थानांतरित हो जाता है। संक्षेप में हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही तटस्थता वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलन है। प्रतिस्थापन प्रभाव सलट्स्की का दृष्टिकोण। प्रोफेसर सलट्स्की ने प्रतिस्थापन प्रभाव का एक आंशिक परिवर्तन रूप प्रस्तुत किया है। उसकी धारणा में जब वस्तु की कीमत बदलती है और फलस्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय को भी क्रय शक्ति में परिवर्तन के समान बदला जाता है। उसकी क्रय शक्ति में परिवर्तन की मात्रा वस्तु की कीमत में परिवर्तन तथा उसके द्वारा पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय मात्रा के गुणा के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में सलट्स्की की पद्धति में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन इतनी मात्रा में किया जाता है जिससे उपभोक्ता यदि चाहे तो वस्तुओं का सहयोग क्रय कर सकता है जो वह पूर्व कीमत पर क्रय कर रहा था। अधिक स्पष्ट शब्दों में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन पूर्व कीमत पर वस्तु X की क्रय की जा रही मात्रा की लागत तथा नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत में अंतर के समान किया जाता है। आय को तब लागत अंतर कॉस्ट डिफरेंस से बदलना कहा जाता है। इस प्रकार सलट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में आय में परिवर्तन लागत अंतर यानी कि कॉस्ट डिफरेंस के बराबर किया जाता है न कि क्षतिपूर्वक परिवर्तन के समान। इस प्रकार सलट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता का तटस्थता वक्र बदल जाता है और उपभोक्ता निचले तटस्थता वक्र से ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाता है। हिग्स तथा सलट्स्की के प्रतिस्थापन प्रभावों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ हिग्स एंड सलट्स्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। सुनिए, हिग्स तथा सलट्स्की के दृष्टिकोण में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। दोनों दृष्टिकोणों में मूलभूत अंतर यह है कि हिग्स दृष्टिकोण प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता के एक ही तटस्थता वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन को स्पष्ट करता है,
जबकि सिलर्स की दृष्टिकोण एक नीचे तटस्थ वक्र से एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर गमन को स्पष्ट करता है। सिलर्स की प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता की संतुष्टि में परिवर्तन होता है, जबकि हिग्स दृष्टिकोण में संतुष्टि स्तर एक समान रहता है। नंबर 2, सिलर्स्की का प्रतिस्थापन प्रभाव व्यावहारिक प्रयोग की दृष्टि से महत्व रखता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्षतिपूरक कमी की मात्रा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। अब आता है गिफिन गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, यानी कि गिफिन वस्तुएं एवं निम्न वस्तुएं। सुनिए, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम वस्तुओं को निम्न के 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है नॉर्मल गुड्स, यानी कि सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं की दशाओं में आय प्रभाव धनात्मक होता है तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की दिशा में कार्य करके उसे सबल बनाता है। प्रतिस्थापन का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु की कीमत एवं मांग में विपरीत संबंध स्थापित करता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत की कमी उस वस्तु की मांग एवं वृद्धि जरूर करेगी और कीमत में वृद्धि उस वस्तु की मांग में कमी अवश्य करेगी। अर्थात इसमें मांग का नियम क्रियाशील होता है। नंबर 2 आता है इन्फीरियर गुड्स, यानी कि निम्न या हीन वस्तुएं। हीन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक ही दिशा में कार्य नहीं करता। इन वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव नकारात्मक या ऋणात्मक होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु का उपभोग कम हो जाता है और आय में कमी होने पर वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है। नंबर 3 है गिफिन गुड्स, यानी गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तु के संबंध में मांग के नियम कीमत मांग का संबंध बिगड़ जाता है और कीमत मांग के ऋणात्मक संबंध के स्थापन पर धनात्मक संबंध स्थापित होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।